हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, यूट्यूबर मोहक मंगल और न्यूज एजेंसी एएनआई की जो कंट्रोवर्सी है वो अदालत की दहलीज तक पहुंच चुकी है। दरअसल एएनआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है और याचिका में 3 लोगों का नाम है। एक है खुद मोहक मंगल, जिनके साथ ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, और साथ में कुणाल कामरा और आल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर का नाम भी उस याचिका में दर्ज है। अब एएनआई के कोर्ट पहुंचने की वजह भी समझ लीजिए। दरअसल मोहक मंगल ने एक वीडियो पोस्ट किया था अपने चैनल में। मोहक मंगल एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, 4 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं और वो यूट्यूब पर अलग अलग विषयों पर वीडियोस बनाते हैं। ऐसे में उन्होंने एएनआई नाम की एक न्यूज एजेंसी है जिसके की कुछ क्लिप्स का इस्तेमाल अपने वीडियोस में रेफरेंस के तौर पर किया, जिसकी वजह से न्यूज एजेंसी ने मोहक मंगल के चैनल पर 2 स्ट्राइक दे दी है और साथ ही 6 और स्ट्राइक देने की बात भी कही जा रही है। इस पर एक वीडियो पोस्ट किया गया मोहक मंगल के द्वारा, जिसमें उन्होंने सारे आरोप जो है वो एएनआई पर लगाए और कहा कि एएनआई जो है वो एक्सटॉर्शन कर रहा है। एएनआई के खिलाफ तमाम सारी बातें कही, एएनआई को अनसब्सक्राइब करने के लिए भी कहा और साथ में कुछ लोगों को इंटरवीन करने के लिए भी कहा और पूरी तरह से इसको एक अनुचित कार्रवाई ठहराया, यानी कि एएनआई को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की है, ऐसा एएनआई का आरोप है। इसके बाद मोहक मंगल के इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कुणाल कामरा और मोहम्मद जुबैर, हालांकि बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, बहुत सारे लोगों ने ओपिनियन दिए, लेकिन इन दोनों के नाम उस याचिका में हैं क्योंकि एएनआई के हिसाब से इनकी जो टिप्पणी थी उनको पूरी तरह से नागवार गुजरी और उनका ये कहना है उस याचिका के माध्यम से कि भैया सबसे पहले तो मोहक मंगल को उस वीडियो को डिलीट करने के लिए कहा जाए और साथ ही मोहम्मद जुबैर और कुणाल कामरा को भी वो ट्वीट्स एक्स पर पोस्ट हुए इस वीडियो के साथ में जो समर्थन वाले ट्वीट्स थे उनको भी डिलीट करने के लिए तुरंत आदेश दिए जाए। तो मोहक मंगल द्वारा पोस्ट किए हुए इस वीडियो को अब तक लगभग 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, जिसमें कि उन्होंने एएनआई पर एक्सटॉर्शन के आरोप लगाए हैं। उनका कहना यह है कि उनके कुछ सेकंड्स के वीडियोस का इस्तेमाल करने की वजह से एएनआई ने उनसे 48 लाख प्लस टैक्स की डिमांड की है और इसको पूरी तरह से उन्होंने एक्सटॉर्शन, पूरी तरह से एक उगाही या माफियागिरी का नाम दिया है। साथ ही उन्होंने अपनी ऑडियंस से अपील की है कि एएनआई को जो है वो बायकॉट करें, एएनआई को अनसब्सक्राइब करें और अन्य यूट्यूबर्स को भी उनके खिलाफ वीडियोस बनाने के लिए या इसके लिए आवाज उठाने की बात उन्होंने अपने वीडियो में कही थी। अब एक तरफ जहां मेन स्ट्रीम मीडिया इसको लेकर के चुप है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उन्होंने एएनआई की सब्सक्रिप्शन ले रखी है, तो जिन्होंने नहीं ले रखी है ऑब्वियस सी बात है वही लोग इसमें आवाज उठाएंगे। तो ऐसे तमाम सारे यूट्यूबर जो हैं वो लामबंद हो गए। कुछ लोग तो एक्चुअली में, कुछ लोगों का जेन्युइन कंसर्न है और कुछ लोगों का कोई लेना देना नहीं है, व्यूज के चक्कर में वीडियो बना रहे हैं क्योंकि कंट्रोवर्सी चल रही है तो व्यूज छापने का अच्छा मौका है। बहरहाल यूट्यूबर्स ने जम करके इस मुद्दे को लपका है और इस पर दोनों तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, हालांकि ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि एएनआई ने जो किया वो गलत किया। वहीं तमाम ऐसे भी लोग हैं जिनका यह मानना है कि एएनआई ने बिल्कुल सही किया क्योंकि मोहक मंगल जैसे लोग या इस तरह के जो क्रिएटर्स हैं वो घर बैठ करके इस तरह की ऑलरेडी उपलब्ध कॉपीराइट वाली चीजों को इस्तेमाल करते हुए बिना किसी रिसर्च के घर बैठ के वीडियो बना लेते हैं और लाखों रुपए की कमाई करते हैं। और जब एएनआई अपना हिस्सा मांग रहा है तो एएनआई के खिलाफ जो है इन्होंने मुहिम शुरू कर दी है। मतलब ऑडियंस जो है वो 2 धड़ों में बंट चुकी है। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि एएनआई जो है वो बीजेपी के इशारे पे, यानी कि सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई कर रहा है। वहीं एएनआई ने अब तक पूरे मामले में चुप्पी साधी हुई है। हालांकि स्मिता प्रकाश, जिनका कि नाम बार बार उछाला जा रहा है, जो कि एडिटर इन चीफ है, उनकी तरफ से एक ट्वीट जरूर आया था। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से पायरेसी का मुद्दा है और यहां पर अगर यूट्यूबर्स हमारे कंटेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करें, पैसा पे कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब तक इतनी ही टिप्पणी एएनआई की तरफ से, क्योंकि उनकी ही एडिटर इन चीफ है, उनके द्वारा की गई है, तो ये मान सकते हैं कि एएनआई का ही ये ऑफिशियल स्टेटमेंट हो सकता है। इसी बीच रजत पवार नाम के एक यूट्यूबर है, उन्होंने भी एक वीडियो बनाया। उन्होंने कहा कि मुझसे 18 लाख प्लस जीएसटी की मांग की गई है क्योंकि मैंने भी अपने किसी वीडियो में कुछ छोटा मोटा हिस्सा जो है वो एएनआई के किसी फुटेज का इस्तेमाल कर लिया था। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो वीडियोस इस्तेमाल किए गए थे, ये जो भी छोटी छोटी क्लिप्स इस्तेमाल की गई थी, वो आज के वीडियोस में इस्तेमाल नहीं की गई थी। कोई वीडियो 2 साल पुरानी है तो कोई 1 साल पुरानी है। उन वीडियोस में इन छोटी छोटी क्लिप्स का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ये फेयर यूज पॉलिसी में आता है। यूट्यूब की एक पॉलिसी है जिसको फेयर यूज पॉलिसी कहते हैं। उसके तहत अगर आप किसी और कंटेंट क्रिएटर का छोटा मोटा हिस्सा क्रिटिसाइज करने के लिए या फिर एजुकेट करने के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये फेयर यूज पॉलिसी में आता है और तमाम सारे क्रिएटर्स ऐसा करते भी हैं और साथ में ही वो सोर्स को क्रेडिट भी करते हैं, उनका नाम लिखते हैं कि भाई मैंने ये यहां से उठाया है। अब ऐसे में दिक्कत कहां हो गई? दिक्कत यहां हो गई कि एएनआई, जो कि एक स्वतंत्र मीडिया एजेंसी है जिसने कि अपने रिपोर्टर्स हायर कर रखे हैं,
उसको अचानक से ये लगा कि भाई साहब नहीं, हमारे कंटेंट को लेकर के ये लाखों करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं, तो हमें इनको अपना सब्सक्रिप्शन बेचना चाहिए। ऐसे में उन्होंने ढूंढ ढूंढ करके ऐसे चैनल जिन्होंने एएनआई की क्लिप्स का इस्तेमाल किया था, खासकर बड़े बड़े चैनल्स कहूंगा, उनको जो है कॉपीराइट स्ट्राइक डाली। और आपको बता देता हूं कि मोहक मंगल को भी 2 स्ट्राइक आई और रजत पवार को भी 2 स्ट्राइक आई है। यहां लोगों का यह भी कहना है कि अगर एएनआई का मकसद लोगों के चैनल को डिलीट करना ही होता तो 2-2 कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों दी है, तीनों एक साथ दे देते, चैनल 7 दिन बाद डिलीट हो जाता। लेकिन उन्होंने यहां पर एक गुंजाइश रखी है बातचीत की कि भैया हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो, वरना हम तीसरी कॉपीराइट स्ट्राइक भी डाल देंगे। सवाल ये उठता है कि एएनआई अब तक कहां था, एएनआई ने अब तक ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया था। आपको पता होगा हम यूट्यूबर्स हमेशा डरते हैं कि कोई गाना ना बज रहा हो आसपास। जब हम वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो पूरी हमारी कोशिश रहती है कि आसपास किसी और लेवल का, किसी और कंपनी का गाना ना बज रहा हो। या फिर आपने अक्सर देखा होगा कि स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज होती हैं उसके जितने भी फुटेजेस होते हैं लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसमें पहले से ही पता है, हमें मालूम है कि अगर हम आईपीएल की किसी वीडियो की फुटेज लाके लगा देंगे तो फटाक से हमें चाहे आईसीसी चाहे बीसीसीआई कोई ना कोई आके कॉपीराइट स्ट्राइक मार के चला जाएगा। तो ऐसे में यूजर्स को पहले से अगर ये पता होता कि भैया एएनआई भी ऐसा करने वाला है तो लोग उसके फुटेजेस का इस्तेमाल करते ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहां हो गई कि आज अचानक 6-6 साल से चलने वाले चैनल पर आपने पुरानी वीडियो हो नई वीडियो हो ढूंढ ढूंढ करके उन पे सीधे कॉपीराइट स्ट्राइक ही मार दी, जबकि आपके पास एक ऑप्शन और उपलब्ध था जो कि टी सीरीज जैसे और दूसरे क्रिएटर्स करते हैं, जो कि आपके कंटेंट को क्लेम करके वहां पर आपकी कमाई खा जाते हैं। यानी कि उस वीडियो से जितनी भी कमाई हुई होगी उस कमाई का पूरा पूरा हिस्सा उस कंपनी को चला जाता है जिसकी वो छोटी सी क्लिप आपने इस्तेमाल की है। तो ऐसा ही काम एएनआई भी कर सकता था। ऐसा भी कर सकता था एएनआई कि आपको शुरुआत में कॉपीराइट क्लेम देता, कहता कि भाई ये सारा पैसा हमारे पास है और आगे से हमारा ये वीडियो इस्तेमाल मत करना। लेकिन यहां पर एएनआई ने क्या किया, उन्होंने सीधे सीधे सब्सक्रिप्शन थोपने की यहां पर कोशिश की, जिसकी वजह से आज उनका इतना विरोध किया जा रहा है। अब अगर कोई कहेगा कि क्या लीगली एएनआई सही है या गलत है, तो देखो भैया एएनआई लीगली सही है। जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो वहां पर वो अपने आप की जो भी कॉपीराइट सामग्री है, जो भी नियम और कायदे हैं, वो प्रूफ कर ले जाएगा। आपको ये प्रूफ करना होगा कि आपने उस फुटेज का इस्तेमाल उस फेयर यूज ऑफ पॉलिसी के दायरे में रहकर किया था या नहीं किया था। अब बात कमाई की उठी है तो थोड़े से आंकड़े भी दे देता हूं। 3 दिनों के भीतर कुछ वीडियो जो डिलीट हुए हैं 21, 22, 23 के अंदर एज पर सोशल ब्लेड, तो इन 3 दिनों में 21, 22, 23 इन 3 दिनों में मिलाकर के कुल 44 वीडियोस डिलीट की गई हैं। 67 मिलियन व्यूज जो है वो माइनस हुए हैं, जिनका कि अगर 50 रुपए के हिसाब से आरपीएम अगर होगा मान लीजिए उन वीडियोस का, क्योंकि इनके वीडियोस बड़े होते हैं और बड़े वीडियोस में आमतौर पर आरपीएम ज्यादा ही होता है, तो अगर 50 रुपए का भी आरपीएम होता है तो लगभग इन 67 मिलियन व्यूज से मोहक मंगल को तकरीबन 33-34 लाख रुपए की कमाई हुई होगी। वो मैं यूट्यूब की कमाई की बात कर रहा हूं, उसमें चले हुए स्पॉन्सर एड्स की कमाई और ज्यादा होती है, क्योंकि वो आमतौर पर लाखों में होती है। एक एक वीडियो का 10-10 लाख रुपए तक सेट किया जाता है, जो कि स्पॉन्सरशिप की कमाई होती है। तो स्पॉन्सरशिप की कमाई छोड़ करके मैं सिर्फ यूट्यूब की कमाई की बात कर रहा हूं। अगर 50 रुपए का आरपीएम है तो लगभग 33 से 34 लाख रुपए मोहक मंगल ने इन वीडियोस के द्वारा कमाए होंगे, जो कि कमाई सीधे सीधे एएनआई के पास वैसे ही जा सकती थी। लेकिन एएनआई को शायद सब्सक्रिप्शन बेचना था, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ा और क्रिएटर्स को धमकाना शुरू किया कि भाई साहब तीसरा स्ट्राइक मार देंगे, तुरंत सब्सक्रिप्शन ले लो हमारा। तो जो भी समझदार आदमी है वो एएनआई के कदम को गलत तो नहीं ठहरा रहा है, लेकिन उनके तरीके को गलत ठहरा रहा है। अब सवाल उठता है यूट्यूब पर, क्योंकि इस सारे मामले को फ्रीडम ऑफ स्पीच से जोड़ा जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों? क्योंकि आप मेरा चैनल ही बंद करने की बात कर रहे हो। तो यहां पर अगर फेयर यूज पॉलिसी है, एक साथ 3-3 स्ट्राइक दी जा रही है, तो यूट्यूब क्या कर रहा है भाई? इतने सालों की मेहनत आप ऐसे ही जाने देंगे? या तो यूट्यूब को इस फेयर यूज ऑफ पॉलिसी जो कि उन्होंने अपने क्रिएटर को बता कर दिया है उसको डिफेंड करना चाहिए, चैनल को बचाने की कोशिश करना चाहिए, और कम से कम इस नियम को ऐसी परिस्थितियों के लिए अमेंड करना चाहिए चूंकि पता नहीं था, पहले से क्रिएटर अवेयर नहीं था, फेयर यूज ऑफ पॉलिसी के तहत ही वो इन वीडियोस का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन फिर भी अगर कोई कंटेंट क्रिएटर या एएनआई या एजेंसी या जो भी है जो कि अपने वीडियोस को बेचती है, जिनका बिजनेस जिनका व्यवसाय ही यही है, वो अगर इस तरह का क्लेम करते हैं तो क्रिएटर कहां जाए? तो जो सारा गुस्सा है वो एएनआई की बजाय यूट्यूब पर उठना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से अभी तक कोई बात सामने निकल करके नहीं आई है।
जो कि सोशल मीडिया में हो, अंदर खाने बात चल रही हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एएनआई किसी का चैनल डिलीट करना चाह रहा होगा अभी फिलहाल। उनका मेन मकसद है इन लोगों से पैसे लेना। उनको ये लग रहा होगा कि भैया ये लाखों लाख रुपए कमाते हैं हमारे छोटे मोटे क्लिप लेकर के भी, उनको लग रहा होगा कि हमारी वजह से ये है, जैसा कि है नहीं। अगर हमको पहले से पता होता कि एएनआई इस तरह से कॉपीराइट स्ट्राइक डालने वाला है तो लोग इस्तेमाल ही नहीं करते, सिंपल सी बात है। मोहक मंगल ने वीडियो को अंत करते समय 2 नाम लिए थे, उसमें से एक नाम था कुशाल मेहरा का। उन्होंने कहा था कि कुशाल मेहरा जैसे लोगों को, जो कि एएनआई के पॉडकास्ट में जाते रहे हैं, उनको एएनआई से बातचीत करनी चाहिए। इस पर कुशाल मेहरा ने भी अपनी टिप्पणी जो है, अपना जो एक लंबा चौड़ा लाइव सेशन जो है वो अपने चैनल पर दिया है और थंबनेल दिया है कि मुझको क्यों तोड़ा। उन्होंने कहा कि ना तो मैं मोहक मंगल को जानता हूं और ना मैं उनकी इन बातों से सहमत हूं, जो बातें, जो आरोप उन्होंने एएनआई पर लगाए हैं। उनका भी ये कहना था कि एएनआई अपनी जगह पर सही है, सवाल यूट्यूब से उठाओ, यूट्यूब से बात करो कि वो तुम्हारा चैनल क्यों उड़ा देगा। अगर एएनआई को अपने किसी कंटेंट के पोस्ट होने की वजह से कोई तकलीफ है तो एएनआई जाए, सीधा केस करे आपके ऊपर, एएनआई आपके वीडियो डिलीट करा दे, वीडियो डिलीट हो गई, बात खत्म हो गई। इसके बाद क्या चैनल क्यों डिलीट करना। साथ में ही कुशाल का यह कहना है कि जिस तरह से मोहक ने इस सिचुएशन को डील किया है, बजाय इसके उनको आपस में ही बातचीत करके इस मामले को सुलझा लेना चाहिए था, वही समझदारी होती। पर अब चूंकि पूरा मामला खुल करके यूट्यूब पर आ गया है, इतना बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है, तो देखना यह है कि आगे जाकर के मोहक मंगल और रजत पवार के चैनल के साथ क्या होता है। क्या उनको एएनआई तीसरा स्ट्राइक देता है, या वो पैसे दे देते हैं और हमें नहीं बताते, या ये लाइक कहां पहुंचती है हमें नहीं पता। तमाम सारे यूट्यूबर्स ने ऐसा बताया गया कि पैसे दे भी दिए हैं। वहीं एक नाम और निकल करके आया था ठगेश का। उन्होंने भी एक कमेंट में बताया था कि 2 सेकंड की क्लिप की वजह से उनसे भी 15 लाख रुपए की डिमांड की गई है। हालांकि एएनआई की मजबूरी होगी कि अगर उनके सिर्फ एक ही वीडियो की बात हो रही है तो एक कॉपीराइट स्ट्राइक मारने से ठगेश के चैनल को कोई नहीं हिला सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, ठगेश को एएनआई को पैसे देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। अब इसी बीच तमाम क्रिएटर्स का एक और आरोप एएनआई पर था, वो ये था कि अलग अलग क्रिएटर से वो अलग अलग सब्सक्रिप्शन चार्जेस मांग रहे हैं। मसलन मोहक मंगल से उन्होंने 50 लाख रुपए की डिमांड की लगभग, तो वहीं रजत से जो है 18 लाख की डिमांड की, तो किसी और चैनल से 24 लाख रुपए की डिमांड की। बीइंग ऑनेस्ट नाम का भी एक चैनल है, उनसे भी जो है उन्होंने शायद 24 लाख रुपए या 18 लाख रुपए की डिमांड की है। तो ये अलग अलग लोगों से अलग अलग पैसा क्यों? अगर सब्सक्रिप्शन है तो एक ही होना चाहिए, अलग अलग क्यों होना चाहिए? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा भी अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। पहले मेरे पास भी एक हिंदी न्यूज की वेबसाइट हुआ करती थी, इसके लिए मैंने एजेंसीज को अप्रोच किया था। 2017 की बात है, आईएएनएस का मैंने सब्सक्रिप्शन ले भी रखा था, जो उस समय में 4 महीने के लिए तकरीबन 50,000 रुपए का आता था। ये मैं बात कर रहा हूं 2017 की, और उसमें वीडियोस की बात नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इमेजेस और टेक्स्ट की बात थी। तो सब्सक्रिप्शन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, मसलन क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है कि आप कितनी क्वांटिटी के वीडियोस डेली बेसिस पर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका यूसेज कम है तो आप कम मात्रा में वीडियोस फुटेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको वैसा कस्टमाइज सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। अभी हाल ही में आईएएनएस ने मुझे अप्रोच किया था, जिसमें कि पूरे कुंभ मेले के कवरेज का 3.5 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन चार्ज था। उन 3.5 लाख में लगभग 200 फोटोज पर डे की या 200 वीडियोस पर डे की, ऐसा कुछ लिमिट होता है, जिसकी वजह से सब्सक्रिप्शन चार्जेस डिसाइड होते हैं। मान लीजिए मैं आज एक नया न्यूज चैनल खोलता हूं या नया यूट्यूब चैनल खोलता हूं, मेरा रेवेन्यू कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे इतने महंगे सब्सक्रिप्शन पे करने में परेशानी होगी। अगर मैं आईएनएस के पास जाऊं या एएनआई के पास जाऊं और उनसे कहूं कि मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए, और वो मुझे कहे कि नहीं भाई 10 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे तुझे महीने के, तो मैं कहां से सर्वाइव कर पाऊंगा? तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मैं उन्हें बताऊंगा मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, मैं 5 वीडियो डेली की चाहता हूं, 10 वीडियो डेली की चाहता हूं, तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे कितनी वीडियोस, कितने फुटेजेस, कितने इमेजेस चाहिए, तो उसके हिसाब से सब्सक्रिप्शन डिसाइड होता है। तो ये आरोप लगा देना किसी न्यूज एजेंसी पे कि भाई साहब एक्स को तुम अलग चार्ज कर रहे हो, वाई को अलग चार्ज कर रहे हो, वो टोटली डिपेंड करता है कि कौन सा पैकेज कैसी बातचीत के हिसाब से किसको दिया गया। ऑब्वियस सी बात है, मोहक मंगल का चैनल बड़ा है, यूसेज भी ज्यादा रहा होगा, इसकी वजह से उनसे चार्जेस भी ज्यादा मांगे गए। वहीं रजत पवार का यूसेज शायद 25 लाख के आसपास व्यूज थे, जो उनके वीडियोस डिलीट हुए हैं 25 लाख के आसपास व्यूज थे, वर्सेस मोहक मंगल के 6.7 करोड़ यानी कि 67 मिलियन व्यूज उन वीडियोस पर आए थे, जिसमें कि एएनआई के फुटेजेस का इस्तेमाल किया गया है। तो ओवरऑल इस पूरी कंट्रोवर्सी पर मेरा भी मत यही है कि तरीका गलत था, यानी कि पहले आप उनका रेवेन्यू ले लेते, उनको वार्न कर देते, उसके बाद भी अगर वो इस तरह की गलती कर रहे होते तब उनको स्ट्राइक देना वाजिब था, बजाय इसके कि भाई साहब सीधे सीधे 3 स्ट्राइक दे दो और उनको
चैनल उड़ाने की धमकी दे दो। बहरहाल आपका इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराध से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।